आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर इहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर इहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम के दो मौजू हैं, दोनों ही बड़े अहम मौजूआत हैं। एक तो एहतसाब और दूसरा है महंगाई। एहतसाब के हवाले से हमने देखा कुछ अर्सा पहले ख्वाजा बरादरान की ज़मानत के हवाले से जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी सख्त बातें की गई। उसमें नैब के हवाले से, नैब के किरदार को लेकर के थोड़ी सी आपसे शेयर करता हूँ, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे महंगाई की। मैं देख रहा था, मेरे पास फिगर्स हैं पिछले एक हफ्ते में जो महंगाई हुई है, और अशियाए खुर्दोनोश जिनका ताल्लुक एक गरीब आदमी से है जिसने अपने घर का चूल्हा अगर चलाना है तो उसे इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो किस तरह से तवातुर के साथ महंगी हो रही है। और ये एक हफ्ते की कहानी नहीं है, ये मैं 3 हफ्ते की कहानी आपको सुनाऊंगा, और महीना दर महीना इसी तरह सिचुएशन चल रही है। लेकिन सबसे पहले नैब के हवाले से बात करते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो फैसला था बड़ा तफसीली जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने इसको ऑथर किया। उसमें उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री खींची उन तमाम कवानीन की जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एहतसाब के लिए इंट्रोड्यूस कराए जाते रहे डिफरेंट टाइम्स में, मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों के। और उन्होंने कहा कि जितने भी कवानीन थे, बजाय इसके कि सियासी ढांचे को इसका कोई फ़ायदा होता है, इसका नुकसान ज़्यादा हुआ। और क्यों नुकसान हुआ उसके हवाले से वो कहते हैं जी, मैं एग्जैक्टली ये चंक पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो कहते हैं जी, ये कवानीन सियासी वफादारियाँ बदलने के टूल के तौर पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किए गए ताकि सियासी जमातों को तकसीम किया जाए, जिसके लिए सियासी बोनों का इंतखाब किया गया, इनकी परवरिश और तशहीर की गई और इक़्तिदार में लाया गया। बदनाम ज़माना और मुजरमाना किरदार के लोगों को मुसल्लत किया गया। इसी तरह वो लोग जो माशरे में अमवात, अफरा तफरी और तबाही का बायस बने, इन्हें ट्रेनिंग दी गई, इनकी माली इमदाद की गई, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और इनकी तौसीफ़ करवाई गई, जिसकी वजह से ये अनासिर अफरियत का बायस बने। इसी दौरान करप्शन, मिसकॉन्डक्ट और गवर्नेंस में खामियाँ इस हद तक बढ़ती गईं कि वो हर तरफ फैलती चली गईं। कोई भी रियासती इदारा इस दलदल से पाक नहीं रहा। बड़े सख्त रिमार्क्स हैं जस्टिस, रिमार्क्स क्या है, ये तो फैसला है जो मैं पैराग्राफ नंबर 66 में कोट कर रहा हूं। तो जब ये फैसला आ गया, फिर हमने देखा कि ऑपोजिशन ने कहा कि अब तो नैब ही खत्म हो जाना चाहिए और चेयरमैन नैब को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। तो पहले तो 2 सवाल आज के शो में उठाएंगे कि क्या नैब खत्म होना चाहिए, क्या चेयरमैन नैब को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑपोजिशन का रिएक्शन, रद्द अमल दिखाता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा इस फैसले के बाद, ये सुनिए। हम तो कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि नैब सिर्फ मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कह रही है, अब नैब का नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है, तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी, गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े जज्बाती अंदाज में इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, ये भी सुनी। नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। चेयरमैन नैब इसी अदालत के जज रहे हैं। अगर इन अल्फाज को समझते हैं तो वो जानते हैं कि उनका अगला अमल क्या होना चाहिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस तरह की बातें, नैब से अदम इत्मीनान का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बेंचेस से भी होता रहा। कुछ अर्सा पहले फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ हैं सीनियर तज्जिया निगार मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्जिया निगार, सीनियर सहाफ़ी, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। बरी साहब, सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जिया निगार, लाहौर से, बहुत शुक्रिया। काजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मोहसिन बेग साहब आपसे। मुझे फरमाइएगा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्त रिमार्क्स भी हैं और फैसले के अंदर भी लिखवाया उन्होंने कि नैब काम ठीक नहीं कर रहा, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि नैब जो है वो ऐसा काम कर रहा है कि जिससे एहतसाब की बजाय रिवर्स हो रहा है, मतलब कि जो होना चाहिए उसका उलट हो रहा है। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आते हैं, दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि अपोजिशन कहती है कि नैब को ख़त्म कर दें, चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा दे दे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एहतशाम साहब, मेरा तो बहुत अरसे से ये मौक़िफ़ है कि नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये अदारा बनाया किसी नेक मकसद के लिए गया था कि करप्शन को हम ख़त्म करेंगे। इस नैब के अदारे ने करप्शन बढ़ा दी है और ये ख़ुद करप्ट लोगों को इन्होंने भर्ती किया। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अपना माजी और अपना कैरेक्टर ऐसा है। आप चेयरमैन साहब को देख लीजिए, उनका कैरेक्टर किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर मिसाल के तौर पर चेयरमैन नैब की परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क, या उनकी तरफ से कोई ऐसी हरकत होती है जो कि अनबिकमिंग ऑफ चेयरमैन नैब है, तो बजाय इसके कि नैब को ही ख़त्म कर दें, हम सही लोगों को क्यों ना लेकर आए, या नैब को दुरुस्त अदारा क्यों ना बनाएं? मैं उसी तरफ आता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये, इनके पास इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो लोग इन्होंने लगाए हैं वो नए आए। इसमें जो भी लोग बिजनेस कम्युनिटी के लोग या सोसाइटी, जो हाउसिंग सोसाइटीज़, ये जो बिजनेसमैनों को पकड़ते हैं, ये उनसे बहुत माल अंडर द टेबल ले लेते हैं बार्गेनिंग के नाम पर। क्या आप इतने जमा करा दें, इतने हमें दे दें। मकसद ये है कि नैब के अंदर करप्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। ये देखें, थाना, पुलिस, ये जो लोग हैं ये तो बेचारे हज़ारों में और लाखों में रिश्वत ले लेते होंगे। नैब वाले तो करोड़ों की बात करते हैं। मकसद ये है कि आया जब से ये नैब अदारा बना है, तो हमारे सोसाइटी में कोई बेहतरी आई है तो वो बता दीजिए। मकसद ये है कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने अभी फरमाया है कि जनाब कोई शर्म और कोई हया होनी चाहिए, वो तो मेरा ख्याल में उनके करीब से नहीं गुजरी ये दो चीज़ें। मकसद ये है कि आया आपने, इस अदारे ने इस मुल्क की कोई बेहतरी के लिए काम किया? करप्शन आप मुझे बता दें ख़त्म हो गई है या पहले से ज़्यादा हो गई है? मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा हो गई, उसका रेट बढ़ गया है। और जितने लोग नैब में जाते हैं, आप बता दें कितने केसेस, इन्होंने कहा जी 150 मेगा स्कैंडल केसेस हैं। किधर गए वो केसेस? 14-15 हज़ार केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान 90 दिन लोगों को रख के उसकी तजलील करते हैं। अरेस्ट बाद में करते हैं, पहले उसकी प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं ताकि वो सोसाइटी में बदनाम हो जाए। 20-20 साल तक लोग बेचारे केस भुगत रहे हैं, केसों का फैसला नहीं। अगर आपने इसके सिर्फ 90 डेज वाले रिमांड पे काम करना है, तो आप इसके जो बाकी लाज हैं कि आप 120 डेज में चालान जमा कराएंगे, उसका फैसला 120 डेज में होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 4-4 साल से, वो हाथ चीमा 3 साल से अंदर पड़ा हुआ है, उसका कोई भी क्राइम हो, लेकिन उसको बेल का हक तो होना चाहिए। आप किसी को भी कोई भी प्रोसिक्यूशन करें, बेल तो एक बुनियादी हक है। और अभी ये जो दूसरा फेटफ का लाभ बना रहे हैं, वो भी ये नैब को देख के बना रहे हैं। उसमें भी 90 दिन का रिमांड है, फिर 90 दिन और एक्सटेंड हो सकते हैं। और ये अगर ये बनाएंगे तो इसमें खुद भी फंसेंगे। काजी साहब की तरफ जाता हूँ, फिर बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। काजी साहब, मुझे फरमाइएगा कि आपने सुना मोहसिन बेग साहब को, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि क्योंकि नैब ठीक काम नहीं कर रही है तो नैब को ख़त्म ही कर दें तो बेहतर है। आप इस आर्ग्यूमेंट से इत्तफाक करते हैं? आप समझते हैं कि नैब को बतौर अदारा इसकी कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए, इसको रीवैम्प करना चाहिए, इसमें कोई इस्लाहात लाने चाहिए? ये यकीनन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था। इसका जो असली और बुनियादी मैंडेट यही हुआ करता था। मगर एहतशाम साहब, कुछ वक्त ऐसा बदला कि ये अपने मैंडेट से बाहर आ गया। इसने सचमुच लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। इसने मनी ट्रेल मांगनी शुरू कर दी, जो कि इसका काम नहीं था। इसमें बेशुमार खामियां और भी होंगी, लेकिन हुआ क्या कि पहली दफ़ा हमें पता। अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा नुक्स क्या है? क्यों एग्जेक्टिव इससे डरती है? क्योंकि आईजी को तो वो तब्दील कर लेते हैं, वहाँ नवीद सईद को इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ आबद बाक्सर भी इन्हें मिल जाता है। अच्छा, आज भी ये ठीक हो सकता है, आज ये परफेक्ट हो सकता है अगर कमर जमान चौधरी साहब को वापस ले आए। अब रह गया ये आर्गूमेंट कि ये बददियानत है। पहले तो FBR बंद करें, फिर FBI बंद करें, FIA बंद करें, कोई इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट बंद करें, पुलिस बंद करें, जहां पे इस्मतों के सौदे होते हैं और कत्लों और मर्डर्स के सौदे होते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये बिल्कुल सब जो बेग साहब ने कहा मैं उससे एग्री करता हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन एलीट जो है, चूंकि एक दफा अपॉइंट करके इसके चीफ को हटा नहीं सकती, वो इनके कंट्रोल में नहीं। ये किसके कहने पे लगे हैं? ये जो जस्टिस साहब मैंने लगाए हैं,
कमर जमान चौधरी तक ठीक था, प्राइम मिनिस्टर साहब का आके उसको डांटते थे। जब मियां अमन शाह साहब को मुबैना तौर पे उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की तो पब्लिकली आके उन्होंने उनको रिब्यूक किया, डांटा, है क्या कर रहे हो, ठीक है। और जो जरदारी साहब ने कहा था इसकी क्या औकात है कि ये मुझे पकड़ सके। सो वी बिहेव लाइक डॉन्स। प्रॉब्लम क्या है, जब तक आपकी पार्लिमान में ये करप्शन रहेगी और हुकूमत करप्शन का जरिया रहेगी तो एग्जीक्यूटिव के नीचे हों इदारे या और एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हों, मैं सबके लिए कह रहा हूं, उसकी करप्शन नीचे तक आएगी। ये नैब आज बंद, नैब आ गया तो सब ठीक हो गया था, नैब बंद कर दें तो सारा ठीक हो जाएगा। लेकिन नैब से उम्मीद थी ना, हम नैब के सिर्फ एक हद तक मशकूर हैं। ठीक है, ठीक है, मैं कोई उम्मीद नहीं थी यार, हमें तो, मुझे तो नहीं उम्मीद थी। मैं ये आखिरी फिक्रा बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नैब ने अगर कोई काम किया है और खान साहब ने जो अब तक काम किया है तो इनके मुंह से नकाब उठाया है, जिनके साथ हम टीवी प्रोग्राम करते थे, एक दिन इसके साथ, आज पता चला ये एक दिन इसके साथ जो है, एक दिन चोर के साथ हम शो दिखाया करते थे। इज दिस द कैरेक्टर ऑफ द रूलिंग एलीट? आर दे बेसिकली द थीव्स? और इन्होंने बेस बदला हुआ है यहाँ पे शुरफा का, इतना सा काम हुआ है। आप डिसएग्री कर रहे हैं मोहसिन साहब से, इस मुल्क की आवाम को खुद ही करना पड़ेगा। आप डिसएग्री कर रहे हैं मोहसिन साहब से, मोहसिन साहब से इसका मैं जवाब लूंगा कि वो क्या काउंटर आर्गुमेंट देते हैं, बट बिफोर दैट भट्टी साहब आपका क्या ओपिनियन है? पहली बात तो ये है कि नैब को भी जल्दी है कि जल्दी मुझे ख़त्म किया जाए। जिस तरह की बहुत सारे नैब की कमियां, कोताहियां अपनी जगह, अक्रॉस द बोर्ड बिला इम्तियाज़ एहतसाब अपनी था, जिस पर लाख तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सारा कुछ है। लेकिन एक सैफुर रहमान का एहतसाब ब्यूरो हो, जनरल अमजद का नैब हो, जवेद इकबाल का नैब हो, कभी भी इस मुल्क में किसी बड़े आदमी को कोई एहतसाब नहीं करने दी गया। कोई ना कोई पतली गली, कोई ना कोई चोर दरवाज़ा खुल जाता है। ये यूरोप का नैब ले आए, अमेरिका बरतानिया के जज ले आए। नंबर 1 हुदैबिया, नंबर 2 नवाज शरीफ के 3 रेफरेंस, नंबर 3 35 वालियम जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग, नंबर 4 टीटियाँ। ये किसी अदालत में अमेरिका के में ले जाएँ, ये कौडू सारी उम्र जेल में कौडी कौडी खेलते रहेंगे, इन मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे किसी मुआशरे में। नंबर 1। दूसरा नैब पे कौन है? अगर यहाँ पर नहीं हो रहा तो फिर नैब की परफॉर्मेंस नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, कोई नैब की परफॉर्मेंस नहीं है, कोई नैब की परफॉर्मेंस नहीं है, कोई नैब की, वो नैब के साथ। दूसरी बात, नहीं, नैब की परफॉर्मेंस इत्मीनान बख्श। नहीं, मैं उस तरफ आता। हमारे यहाँ यानी बदकिस्मती देखें, मुल्ज़मान नैब के कह रहे हैं नैब ज़दा के नैब ख़त्म कर दो। आज हम इमरान खान साहब से कहते हैं कि रिफॉर्म्स करें, बिल्कुल कहना चाहिए, क्योंकि उनका ये वादा था। 40 साल इन्होंने क्यों नहीं की पटवार में और पुलिस कल्चर में और कचहरी में? क्योंकि इनके बच्चे और ये इसमें जाते नहीं थे। इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि ये इसमें जाते हैं, इनको जाना पड़ रहा है। किसने कहा था कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा तुम्हें क्या? नवाज शरीफ साहब ने। किसने कहा था कि नैब चेयरमैन की क्या मजाल, क्या जुर्रत? ये जरदारी साहब ने। इस तरह तो फिर अगर करप्शन पे बंद करना है तो FBI बंद कर दें, इनकम टैक्स बंद कर दें, पुलिस बंद कर दें, पटवार बंद कर दें, एक्साइज बंद कर दें, महकमा तालीम बंद कर दें, अस्पताल बंद कर दें, लोअर जुडिशरी बंद कर दें, वापडा बंद कर दें। कोई एक इदारा मुझे बताएं जहाँ करप्शन नहीं हो रही है सिविल हुकूमत के। नंबर 1। नंबर 2, आपको अल्लाह के फजल से इतला देता जाऊं कि अल्लाह के फजल से ये इकबाल मुबैना तौर पे, मैं तो एग्री करता हूं बुनियादी तौर पे कि नैब को बंद करना मसले का हल नहीं है, नैब को रिफॉर्म करना मसले का हल है। लेकिन जिन लोगों ने एहतसाब करना है, अगर वही करप्शन करेंगे तो उनका एहतसाब कौन करेगा? ये भी तो सवाल है। सारा मेरा आर्गुमेंट का जवाब दे सर। बात ये है कि अल्लाह के फजल से, ये जो दूध के धुले हुए हैं ना, ये जो सारे हैं, कोई उनको तो छोड़ देना, तो बात ही नहीं कर सर, मुझे हम तो इनकी बात कर रहे हैं जो दूध के धुले हुए हैं। सर कहां से आए हैं? जिनका हमें बताया गया था कि दूध के धुले हुए हैं। मैं आपको हल बता दूं, ये सही को गलत से लैदा करेंगे। सर मैं कह रहा हूं कि करप्ट को नॉन करप्ट से लैदा करेंगे। सही, मैं आपको उसका ही हल बताऊं। जो अल्हम्दुलिल्लाह CPAC पे हम इकट्ठे नहीं है, कश्मीर पे हम इकट्ठे नहीं है, कोरोना पे हम इकट्ठे नहीं है, टड्डी दिल पे हम इकट्ठे नहीं है, इस पर इकट्ठे हो गए हैं। मुबैना तौर पर इकबाल ज़ैड अहमद के घर में शाहिद खान अब्बासी की सरबराही में और फ़रूक नायक की सरबराही में मुलाकातें हो चुकी हैं। 3 इस वक्त नैब तरमीमी ड्राफ्ट बन चुके हैं, एक पीपल्स पार्टी का, एक मुस्लिम लीग का, एक शहजाद अकबर साहब का। तीनों को मिलाया जा रहा है और उसमें एक ड्राफ्ट बनेगा और वो अब 24 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें आएगा। और उसके बाद जेल में रखिएगा,
जरदारी साहब एंड कंपनी खुश हो जाएगी क्योंकि सारे निकल जाएंगे। ये राजा परवेज अशरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान एनआरओ देने जा रहा है? नहीं ये ना, अब ये इस तरफ ना है। नहीं तो यही बात कर रहे हैं। बात तो सुने। आप कह रहे हैं कि 24 रुकनी आप बात तो कर रहे हैं, ड्राफ्ट का बात पूरी सुनेंगे कि नहीं? मैं बात तो पूरी सुन लेना। एनआरओ यही तो एक हम नैरेटिव के कैदी हैं ना, कि अगर वो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत का लो, एनआरओ मांग रहे हैं। अगर इमरान खान कहते हैं नैब खत्म कर दो, इत्साब का बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। उसमें यह है कि 3 ड्राफ्ट हैं, उसके बाद होगा क्या? 90% तरीके इंसाफ खुश हो जाएगी क्योंकि वो बचना चाहते हैं इससे। 90% तरीके इंसाफ अकेले इमरान खान का नहीं है। पीपल्स पार्टी खुश हो जाएगी क्योंकि जरदारी साहब एंड कंपनी मर जाएगा। हाउस ऑफ शरीफ खुश हो जाएगा क्योंकि सारे बच जाएंगे। इत्साब खुश हो जाएगा जिसको रोज़ हम जूते मारते हैं। नैब खुश हो जाएगा क्योंकि दांत जब नहीं रहेंगे तो ना लोहे के चने डालेगा ना वो चबाएगा। इस मुल्क में सिवाय एक नारा मारा था इमरान खान ने कि इत्साब घर से और इत्साब सबका, ना उस इत्साब घर से हुआ और हमने इतना जलील किया कि अच्छा ले आए ना, डेविड को ले आए, उसको बरतानिया अमेरिका से ले। साहब देख लेना क्या आप फरमाते हैं। जी बेग साहब फरमाएगा। दो वोट खिलाफ आए हैं जो आपने कहा। बिल्कुल ठीक है। मसला ये आ रहा है कि इन्होंने इतने महकमों का जिक्र किया। आया कौम जो है, आपका क्या ख्याल है कि सारे इंपोर्टेड लोग लाए जाएं? आपकी कौम ऐसी है जिसको चांस मिल रहा है वो स्पेयर नहीं कर रहा। आप किसी भी महकमे में चले जाएं, किसी आम जगह चले जाएं, ये जो रेडी वाला कम तोल रहा है, ये क्या इसको मैंने कहा है? मकसद ये है कि पूरी कौम इस मारधाड़ में शामिल है। और नैब, क्योंकि नैब की बात हो रही है, मकसद ये कि नैब को तो मैंडेट दिया गया था, अदारा बनाया गया कि आपने करप्शन ख़त्म करनी है, और साथ में उसको टिल्ट करके ले लिया गया। जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, फौजी दौर में भी यही हुआ, अब भी यही हो रहा है, और आज भी देखिए स्पीड जो पकड़ी गई है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के कहने पे जो भी बंदा इन्होंने अरेस्ट करवाना है करवा देते हैं, जिसको जो पसंद नहीं है। और नैब का चेयरमैन मनोअन वो काम कर रहा है क्योंकि उसकी वीकनेसेस हैं, वो बचा कुछ स्कैंडलों से। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि नैब आज़ाद है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर गलत कहते हैं, और मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये उनको खुश करने के लिए चेयरमैन नैब पकड़ दकड़ कर रहा है मुख्तलिफ लोगों को। देखिए करप्शन, क्या प्रूफ दे सकते हैं आप? मैं दे सकता हूँ, आप अगर लेना चाहेंगे तो मैं दे सकता हूँ कि क्या प्रूफ नहीं, मतलब कि देखें ये जो चेयरमैन नैब जो है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी डायरेक्शन लेता है और किसी और जगह से भी डायरेक्शन लेता है, और उन्हीं के कहने पे अमल करता है। ये नहीं होना चाहिए। इसके सबूत हैं आपके पास? बिल्कुल है। आप जिनको पकड़ाया है लोगों को, वो किस तरह पकड़े गए, उनके खिलाफ क्या था, देखें पॉलिटिशियन के सबूत हैं। चलिए यही शेयर कर। देखें फोन कॉल जाती है। अभी मीर शकीर रहमान जब गया, इंक्वायरी है, कोई रिपोर्ट है, उसको बिठा के 2 घंटे में वारंट जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर वारंट भेज दिया और उसको अरेस्ट कर लिया। हो सकता है आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो ये साबित करती हैं कि चेयरमैन नैब प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्शन लेते हैं? आप देखें, मेरी बात सुने, ये मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं किसी अदालत में कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं बता दूंगा। नहीं, मैं आपको कह भी नहीं रहा। मकसद ये है कि जब चेयरमैन नैब, मैं वसूख से कह सकता हूं और आपके सामने है, बट ये कहां से इंस्ट्रक्शन लेता है? You are in possession of those proofs. नहीं, I don't have that. No, I don't have that kind of proof. But I have the knowledge. ठीक है ना, प्रूफ तो नहीं है ना, मैंने कोर्ट में जाके पेश तो नहीं करने। मकसद ये कि ये सारी कार्रवाई जो आजकल भी हो रही है और इससे पहले भी कुछ चेयरमैन कर रहे थे, वो इसी तरह ही ऑपरेट करते हैं कि अपने बॉसेस को अपनी वीकनेसेस छुपाने के लिए उनको खुश करते हैं, अपोनेंट को पकड़ते हैं। बाकी देखें, मैं 10 काम तो आपके लिए कर रहा हूँ, 2 काम मैंने अपने लिए भी कर लिए। बिजनेसमैनों को लेटर लिखा, वो बेचारे डरते हैं, वो फटाफट माल छाल दे के अपनी जान। आप लॉयर हैं, मुझे बताएं कि जो नैब का केस है, आजकल चांदी है लॉयर्स की भी, जो भी केस नैब का लॉयर्स को मिलता है वो करोड़ों में फीस लेते हैं। मकसद ये है कि आपने करप्शन के खिलाफ ये अदारा बनाया, करप्शन खत्म हुई, कोई बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया, कोई बड़ा आदमी प्रोसिक्यूट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसी पे काजी साहब, जो बेग साहब बात कर रहे हैं, अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें तो इसमें भी कुछ इसी तरह की बातें की गई हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि जी नैब वो इदारा है जिसने उन लोगों को हाथ डाला जिनको पहले कोई भी इदारा इस मुल्क में हाथ नहीं डाल सकता था, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो FIA थी, चाहे वो कोई और इदारा था। लेकिन नैब ने उन लोगों को गिरफ्तार किया, 90 दिन के रिमांड पे लेके गए, जेल में डाला। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि
पैरा 67 में जज साहब ये फरमाते हैं कि नैब का जो सलूक है वो बज़ाहिर हमें नजर आता है कि वो इम्तियाजी है, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद मुतजलजल हुआ है नैब पे। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि एक खास सियासी धड़े से ताल्लुक रखने या एक खास सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से नैब हिचकिचाती है, लेकिन दूसरी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को पकड़ लेती है, फिर महीनों और सालों तक उन्हें कैद रखती है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मतलब कि नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि अगर कानून में यह लिखा हुआ है कि नैब ट्रायल का फैसला 30 दिन में होगा, तो इसका मतलब यह है कि तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन भी कोई 30 दिन नहीं तो चलो 60 दिन में आप मुकम्मल कर लें। यहां पे तो 1-2 साल रेफरेंस फाइल नहीं करते हैं, तो नैब में रिफॉर्म की तो जरूरत है, ये तो आप माने। मैं कोई उसका डिफेंस नहीं कर रहा, ना मैं इस नैब के हामी था जब ये बन रही थी, मैं तो सिचुएशन को मुनक्किस कर रहा हूँ। पहली बात मैं एक और आपको कहूँ, मुझे यहाँ एक आर्गूमेंट पे अदाकार नन्ना मरहूम याद आ गए। वो एक भूख से तंग आके एक फिल्म में चोरी करते हैं तो उसे पुलिस वाला पकड़ता है, तो कहता है यार ओए तुमने चोरी की, उसका यार ये दाल रोटी की चोरी कोई चोरी नहीं होती। एक हमारे अशराफिया का एक बड़ा कमाल है, ये अपने अरबों की चोरी को जवाब देने के लिए ये कहते क्या है कि आम आदमी भी चोर है जी, जिसको गुर्बत जिल्लत में ये घसीटते धकेलते हैं अपने जराइम से, और जो जिन्हें भीख मांगने पर या चोरी करने पर ये मजबूर करते हैं। आपको पता है जुर्म जो है वो भूख की जिल्लत से जन्म लेता है, मगर ये जो ऊपर वाला जुर्म है, जो असल जुर्म शराफिया करती है, जो प्लंडर करती है इस यहाँ के तमाम, उसको हम जवाब नहीं दे सकते। एक आदमी जो सड़क ठीक हो गया, मैं यहाँ पर आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे फरमाइएगा एक तो कि अगर नैब को रिफॉर्म करना है, उसमें इस्लाहात लानी है, तो कैसे लाई जा सकती हैं? भाई मेरी बात, ये 24 रुकनी कमेटी से कोई उम्मीद है आपको? मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताए ना, ये तीसरा दौर चल रहा है इस शराफिया का, सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट अंदर आई है और बैक फुट पे थोड़ी सी गई है, मतलब बज़ाहिर जो आपकी जो मुस्तकिल आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। तो कौन सा तुमने कानून बनाया है? इसको खत्म करने पट्टे नहीं थे? मुझे ही बताएं। अगर तो इस मुल्क के इदारे नवाज शरीफ और जरदारी खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होने हैं, तो हमारी तरफ से नैब रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो लड़ाइयां हैं, जो गंदी लड़ाइयां हैं, जो बाहर जाके आप गंदे कपड़े, अच्छा मुझे बताएं मलिक कयूम कौन था? वो अदलिया ठीक है? और अगर आज की अदलिया गलत है या अदलिया हर फैसला ठीक करती है, जो आप जैसे मकबूल बाकर साहब के फैसले की बात कर रहे हैं, तो क्या भुट्टो के फैसले को भी मानते हैं? और ये अभी जो एक मीडिया टाइकून के हवाले से मेरिट पे 19 सफ़ों का फैसला 2 फाजिल जजों ने लिखा, उसको पढ़ा आपने? मैंने पढ़ा है वो सारा। यानी कि आप इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते? एक वर्डिक्ट है ख्वाजा बरादरान की जमानत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कहा ख्वाजा बरादरान की जमानत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ लिखा है नैब के हवाले से, आप उससे इत्तेफाक नहीं करते? आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, एवरी जजमेंट ऑफ नहीं, मैं इसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं है। आप अगर कहें कि मैं किए हैं, हाँ जी फरमाइए। मेरी अर्ज सुने ना। पहली बात तो ये कि जो रिमार्क, आप बैरिस्टर हैं, मैं साफी हूँ, जो कमेंट्स हैं वो बाइंडिंग नहीं है, वो फैसला नहीं है। उनकी जमानत हुई है, वो एक्विट नहीं हुए, फैसला जो है ट्रायल कोर्ट ने नीचे करना है। सही, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। अदालत ने ये जनरली जो नैब के हवाले से ऑब्जर्वेशंस आई हैं कोर्ट की, मैं तो वो पढ़ के सुना रहा था, और वो फैसले का हिस्सा है, दे आर नॉट रिमार्क्स। वो मैं ये कह रहा हूं कि नैब में यही होता रहा, कमर जमान चौधरी को बुलाएं और उसको अब देखिए भट्टी साहब करें तो सारा नैब का चक्का बाहर आ जाएगा। सही है भट्टी साहब, अब ये देखें, ये एक और केस है, लाकड़ा केस। इसके अंदर रिमार्क्स दिए जी जस्टिस गुलजार अहमद ने। उस केस को अगर हम छोड़ भी दें, जस्टिस थे अपना मकबूल बाकर साहब, यहाँ पे जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस हैं, कहते हैं जी नैब के मुकदमात में ताखीर का जिम्मेदार भी खुद नैब ही है, इसके तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत ही नहीं है, नैब में तफ्तीश का मेयार जांचने का भी कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, निकाय से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है, नैब की गलतियों से भरपूर रेफरेंसेस पर अदालतों को फैसले करने में मुश्किलात दरपेश आती हैं, बदनवानी के मुकदमात के फैसलों में ताखीर का आगाज़ ही नैब के दफ्तर से होता है, तफ्तीशी अफसरान को कानूनी पहलुओं का पता ही नहीं होता, तहकीकात साल साल तक चलती रहती है, नैब के रेफरेंस की बुनियाद ही गलत होती है, रेफरेंस में कोई क्वालिटी नहीं होती, नैब रेफरेंस में 50-50 अफराद को गवाह बना लेते हैं, हालांकि क्वालिटी का एक गवाह ही काफ़ी होता है, और यही वजह है कि फिर कन्विक्शन नहीं होती है। अदालतों का गिला ये है, सजाएं नहीं होती हैं, करप्ट लोग पकड़े नहीं जाते हैं। अच्छा, एक बात कि ये इसी में ही उन्होंने इसी में चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि 120 अदालतें या 24 अदालतें जो हैं, 120 अदालतें एहतसाब की काबीना से मंजूर करवा कर 1 महीने में उनका तकर्रर किया जाए, उसके लिए 2 अरब 86 करोड़ चाहिए, और उसके नहीं उसके लिए उन्होंने कहा कि ये आपके एक चूज़े की खुराक है आपके लिए। कैसे?
अब आपने मुझे कहा कि नैब रेफरेंस ही नहीं भेजा। तो फिर ये तो मान लेना भट्टी साहब के फिर नैब को रिफॉर्म करने की तो जरूरत है तो, ना। अच्छा अब बस, अच्छा ये मान लिया कि यानी ये नैब ने रेफरेंस नहीं भेजता, नैब डिले करता है, नैब केस लटकाता है, 50-50 गवाह होते हैं, सारा कुछ होता है, मान लिया 975 रेफरेंसेस या केसेस 24 एहतसाब अदालतों में पड़े हुए हैं। 1 महीने में उनका मैंडेट है कि आपने उनका फैसला करना है। वो पिछले 5-5, 7-7 साल, 10 साल, वो भी नैब का कसूर है। तो फिर किसका कसूर है? एहतसाब अदालत नैब का कसूर है। नहीं, प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? जज ने करना है। प्रोसिक्यूशन नैब नहीं करने देते। केस कौन नहीं करने देता? आप कह रहे हैं अदालत नहीं करने देते। फेस बड़े होते हैं, फेस केस नहीं होता। आप गरीब आदमी का, मेरी बात सुनिए। पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, वो 30 दिन में जज के ऊपर या अदालत के ऊपर हम जिम्मा नहीं डाल सकते। प्रोसिक्यूशन नैब की जिम्मेदारी है, उन्होंने एविडेंस कराना है। जो लोग तहकीक करने में और इन्वेस्टिगेट करने में साल हा साल लगा रहे हैं, वो 30 दिन में कैसे एविडेंस रिकॉर्ड कराएंगे? मुझे बात, लेकिन फिर देखें ना, 50 की बात इन्होंने की है। कई केसेस मैं ऐसे जानता हूं जिसमें सैकड़ों के हिसाब से गवाह होते हैं और केस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। भाई मैं कह रहा हूं 84 गवाह भी होते हैं और 2-2 साल में 4 गवाहियां पड़ती हैं। मान लिया, सारा मान लिया, लेकिन ये ताखीरी अरबे करता कौन है? नैब करता है। दूसरी तरह से कुछ नहीं होता। मुल्जिम जो कर रहा है वो तो कर रहा है, बट द प्रोसिक्यूशन हैज टू बी इफेक्टिव। कौन है मुल्जिम? कौन है? 40 साल लगा, वो तो है ही मुल्जिम ना। बनाया गया। चले मैं आपका आर्गुमेंट मान लेता हूं, 40 साल। जिस बंदे ने करप्शन किया उसने अपना बचाव तो करना है। करना है ना। तो नैब को तो चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन इफेक्टिवली करे। आप उनसे उम्मीद रखेंगे वो खुद अपनी कन्विक्शन करा लेंगे। नैब की इतनी, वो कहेंगे कि जी सानू सजा दे दो ऐसी करप्शन की। नैब की इतनी हैसियत है कि इस हुदैबिया में नैब टीम लाहौर में जाकर बैठी रही, ना उस नवाज शरीफ साहब पेश हुए, ना मरियम नवाज पेश हुई, ना कैप्टन सफदर। उन्होंने कहा हमने पेश ही नहीं होना। कोई गलती नजर आती है नैब में आपको? आती है। क्या आती है? कि इसके जो आप, लेकिन इसको प्लीज टूथलेस ना करें, इसको टूथलेस ना करें, इसको खत्म ना करें। अभी आपने खुद ही खबर दे दी है इसमें इसको इस तरह नहीं होना चाहिए टूथलेस। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आपने खुद खबर दे दी है कि जी 3 प्रपोजल्स बन गए। मैंने तो नहीं बनाई ना, ये मैंने आपने कहा ना कि एक पीपल्स पार्टी ने, एक PMLN ने, एक शहजाद अकबर साहब ने। अब मुझे जब मैं ये देखता हूं, मैंने सदर साहब को भी इंटरव्यू किया, उन्होंने भी NFC अवार्ड के हवाले से और 18वीं तरमीम के हवाले से और बात इसका एंड रिजल्ट यही है। इसमें तरमीम जब होंगी, जब मुत्तफिक होंगे, करेंगे, उसके बाद ये सारे इन फ्री लंच कोई होता नहीं, मैं यही सवाल था मेरा। NFC पे 2-3 तरमीमें करनी है, 18वीं तरमीम में, यानी कि सौदेबाजी हो जाए। जो वफाक चाहता है NFC में और 18वीं तरमीम में तरमीम हो, ये इलीट क्लास मिली है, और ऑपोजिशन चाहती है नैब में तरमीम हो, तो कुछ दो और कुछ दो की बुनियाद पे ये लेजिस्लेशन हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं किसी मुहज्जब मुआशरे में कोई मुजरम आज तक, ये आपको लगता है ये हो जाएगी लेजिस्लेशन? क्यों नहीं होगी? ये सारों का सर्वाइवल का मसला है। ये चोरों और डाकुओं के PTI को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? मकसद ये है कि अगर ये सौदेबाजी में तो PTI और खान साहब का ये ख्याल था कि एहतसाब इंडिपेंडेंट तरीके से और बड़े प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, लेकिन जिसमें आपकी नफ़रत, आपका रिवेंज आ जाता है। और मैं आपको बताऊं, वो अरशद मलिक जो जज साहब थे जिनका स्कैंडल बना, वो क्या फरमाते हैं कि एक फ़ैसला उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया। हनीफ अब्बासी वाले केस में क्या हुआ? किसी ने जाके फ़ैसला चेंज करवा के उसको उम्र कैद दिलवा दी। अब ये जज साहब फिर मियाँ साहब के पास उधर रायविंड में जाके उनको बताते हैं कि इस केस में मैं आपको बताता हूँ अपील में आपने कैसे बचना है। मकसद ये है कि टूथलेस आप इसको अगर एलीट के लिए करना है तो वो तो ऑलरेडी एलीट बच रही है। मकसद ये है कि जिन बिजनेसमैनों को ये पकड़ते हैं, जिन छोटे तबकों को ये पकड़ते हैं, उन्होंने करप्शन की होगी मुझे नहीं पता, लेकिन उनका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। उनको आप जेलों में डालते हैं, उनसे पैसे भी ले लेते हैं, उनकी आप बेल भी नहीं होने देते, जजों को कह के आप उनको सजा भी दिलवा देते हैं। मकसद ये है कि इंसाफ सबके लिए हो, नज़र आए, तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप उसको टिल्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसकी कैपेसिटी नहीं है। आज तक मैं आपको, आप देखिए कोई भी मुझे मेजर केस उठा दें जिसमें नैब ने फौरी तौर पर रेफरेंस जमा करवाया हो और जाके उस केस को ख़त्म किया। मोहसिन भाई की दोनों बातें ठीक है। राना सना का केस हो, हनीफ अब्बासी का केस हो, इसमें नो डाउट्स हैं। मुझे नहीं लगता ये केसेस इस तरह के हैं या इस तरह की सज़ा होनी चाहिए, मान लिया। लेकिन मैंने कहा है कि 4-5 केसेस जो मैं गिनाए हैं, कसम, अच्छा कोई बंदा हाथ रख के बताए कि ये बेजरदारी सब बेगुनाह है।
नवाज शरीफ उसी एवन फील्ड फ्लैट्स में नहीं रहते। आप नैब ख़त्म कर दें, कोई बंदा मुझे बताए, कोई मुजरम ऐसा हो सकता है मुजरम उधर जाके वॉकिंग कर रहा हो। 16 टिफिन खुले हुए थे, 16 के टिफिन। लाहौर के डॉक्टर जाते हैं, मियाँ साहब का, मियाँ साहब का सुन लें, इससे बचाया किसने? मियाँ साहब इस केस से फिर उनको बचाया किसने, वो बताओ ना। मियाँ साहब जब वो 16 मैं आप उस पे आता हूँ, 16 टिफिन खुले हुए थे जब 2 नान, और यही नैब थी जिसमें आके सारा प्लेटलेट्स का ड्रामा हुआ। 2 नान नहीं, नैब नहीं थी उस वक्त, ये बड़े इदारे शामिल हुए ये। अच्छा, दूसरी बात, हम लगे हुए थे, ब्रेकिंग न्यूज 2000 प्लेटलेट्स रह गए, ब्रेकिंग न्यूज 7000, सारा मुआशरा इकट्ठा हो गया। तो पीटीआई की गवर्नमेंट जो बता रही थी, आप जज्बात में आगे सारा मुआशरा इकट्ठा हो गया। लेकिन ये डॉक्टर यास्मीन राशिद बता रही थी हमें, सब हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे, सब खुद से नहीं बोल रहे थे। सब डॉक्टर याज महमूद और डॉक्टर ताहिर शमसी, लाहौर इस्लामाबाद के डॉक्टर, ये करप्ट मुआशरा है। आपने परसों तरसों देखा नहीं था, वो दुम्बा लाए तो उस पे एल्फी से जुड़ी, दुम्बा लाए तो उस पे, मैंने तो नहीं रचाया, दुम्बा लाए तो उस पे क्या एल्फी से एक ऊपर वो उन्होंने वो। इससे पहले कि आप और जज्बाती और मियां शहबाज शरीफ की तरफ माइक दोबारा गिरा दें, नहीं, मुझे एक ब्रेक लेना है। मैंने तो जिसकी भी बात, मैंने तो वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। आपकी तरफ आता हूं अपना सईद कारी साहब, मुझे फरमाइएगा कि अब थोड़ी सी महंगाई की बात करते हैं। खान साहब की नीयत के हवाले से अक्सर मैं सुनता हूं मीडिया पे, टॉक शोज़ पे, लोग कहते हैं कि जी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस जब होती है तो फिर आटे के हवाले से रिपोर्ट भी आती है, उसको पब्लिक भी किया जाता है, चीनी के हवाले से भी, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कीमत भी कंट्रोल नहीं होती और आटे की कीमत भी कंट्रोल नहीं होती। ये इदारा शुमारियात के कुछ फिगर्स अगर मैं अपने ऑडियंसेस के साथ शेयर करूं तो पिछले एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 2.5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और पिछले 3 हफ्तों में फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है। सईद का ऐसा आगे चलते हैं जी। 20 किलो आटे का जो थैला है, ये फिगर सुन लें जरा प्लीज। 20 किलो आटे का जो थैला है वो 34 रुपए महंगा हो गया है। रोटी नान 10 रुपए 15 रुपए पे मिल रहा है जी एक गरीब आदमी को। एक हफ्ते में आलू की कीमत में 2 रुपए इजाफा हो गया है। सुर्ख मिर्च 200 ग्राम 16 रुपए महंगी हो गया। दूध, छोटा गोश्त, चावल, ये सब महंगे हो गए हैं और हर हफ्ते हमें पता लगता है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ, इदारा शुमारियात, हर हफ्ते हमें पता लगता है कीमत इतनी महंगी होगी। गरीब आदमी अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाए? मैंने अभी 2-3 दिन पहले खबर देखी है कि एक गरीब आदमी ने, जिसका ताल्लुक एक गाँव से था, अपने 3 बच्चों को पहले जहर दिया, फिर खुदकुशी कर ली। मेरे ख्याल में सबसे अहम बात अभी बेग साहब ने की है और वो बुनियादी बात है और वो इस आपके सवाल से जुड़ी हुई है। उन्होंने जो कहा है कि तबकाती इस्तेमाल है जो कानून का, वो सबसे बड़ी बर्बादी है और उसी बर्बादी का जिक्र आपने किया कि जनाब ये आटे वाले, चीनी वाले। अब हुआ क्या है, ये मैं इन्हीं की आर्ग्यूमेंट को आगे लेके चलता हूं कि जब आपने स्टेक होल्डर को पॉलिटिकल पावर भी दे दिया है, जिसने और पॉलिटिकल, और वो आपकी पार्टीज को फंड भी करता है और इलेक्शन फंड करता है। वो बरमला टीवी पर आके कहते हैं कि हमारे पास इतने एमएनएज हैं, इतने एमपीएज हैं, अगर तो मिले जुले तो हम तुम्हारा तख्त ला के रख देंगे। हुआ क्या है, यहाँ पे कैप्चर ऑफ पब्लिक पॉलिसी हुआ है, कैप्चर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन हुआ है और एक तबका वही हमें रोटी भी बेचता है, वही हमें जमहूरियत भी बेचता है, वही हमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी बेच रहा होता है। प्रॉब्लम यह हुआ है कि ये इस रियासत पर कब्जा हो गया है। माफी चाहता हूं मैं आपकी, बाहर से किसी ने नहीं किया, हमारे अपनों ने किया हुआ है। अब क्या है, मैं अचार डालूं आईपीपीसी की रिपोर्ट का, मैं इस रिपोर्ट का क्या करूं? उस पर तो मेरे पैसे लगे हैं उसको बनाने में, वो तो ना खर्च करवाते यार। ये जो तुमने कमेटियां बनाई हैं, उनकी मीटिंग कराई है, एसी चलाए हैं, गाड़ियां पेट्रोल चलाए, वो तो मेरे पैसों से चला है, तो वो फिर क्यों तुमने करवाई अगर उसका कुछ नहीं? उसकी वजह क्या है? वही बेग साहब वाली बात कि आपका तबकाती इस्तेमाल है कानून का। हाँ, यहाँ एक लड़ाई है और ये लड़ाई आखिर में होनी है कि ये लोग इम्प्यूनिटी चाहते हैं। इनकी क्या लड़ाई है? ख्वाजा आसिफ क्यों आके असेंबली में कहते हैं यार आप जज साहब को तो नहीं पूछते, जर्नैल को तो नहीं पूछते, हमें यानी इनको पूछना बंद कर दो, देन देयर इज नो इशू। मसला ये है कि सबसे पूछो, हमने तुम्हें असेंबलियों में भेजा है इसलिए कि तुम जो है अपना तहफ़्फ़ुज़ करो या कम से कम तमाम इदारों के तमाम लोगों को कानून के अंडर लेके आओ।
वो कहते नहीं, होता क्या है, ये अंदर जाते हैं, उसी दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, उस दस्तरखान पे बैठ के खाना शुरू करते हैं, फिर इनकी बोटी पर लड़ाई हो जाती है। जब इनकी बोटी पर लड़ाई होती है ये बाहर आ जाते हैं और हमें कहते हैं ओए जमहूरियत खतरे च होगी जे, निकलो बाहर। तो फिर ख्वाजा साहब आप ठीक कहते हैं, 100 बंदा ही आएगा फिर जो आपने कहा था वहां पे। दिस इज द इशू। हमसे आपने सियासत छीन ली, रोजगार छीन लिया और हर चीज छीन ली। हमें गलियों में सियासत वापस लानी पड़ेगी, हमें खेतों खलियानों में लानी पड़ेगी। चुक के लंदन ले आ गए ने, लंदन प्लान, और लंदन को दारुल खिलाफा बना दो यार, वही भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठ जाया करे। सो वी हैव टू ब्रिंग बैक पावर टू द पीपल, और ये डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है, वो जरदारी है। जी ठीक है भट्टी साहब, कैसे वो कहते हैं वी हैव टू ब्रिंग पावर बैक टू द पीपल। आ सकती है पाकिस्तान? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। उसकी वजह यह है कि जिस तरफ ये भूख जा रही है, जिस तरफ ये महंगाई जा रही है, जिस तरफ ये बेरोज़गारी जा रही है, जिस तरह आखिरी इमरान खान की नाकामी की जो सबसे मुझे बड़ी कीमत देनी पड़ेगी वो है होप की नाकामी, उम्मीद की नाकामी। ये इस स्टेटस को में बारियों में 2 शाही टबरों में से दरमियान में इमरान खान निकला था, और अनफॉर्चुनेटली उन शाही टबरों के जो कौडू हैं वो इमरान खान के इर्द गिर्द हैं। रज़ाक दाऊद साहब, नदीम बाबर साहब, खुसरो बख्तियार साहब, बुज़दार साहब का तब्दीली से क्या ताल्लुक? आप तो मिलते रहे प्राइम मिनिस्टर से, समझाया नहीं आपने उन्हें? प्राइम मिनिस्टर साहब को यानी इमरान खान साहब को, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, जिन्होंने नंबल यूनिवर्सिटी बनाई, जिन्होंने शौकत खानम बनाया, जिन्होंने 22 साल स्ट्रगल के बाद प्राइम मिनिस्टर बने, उनको मैं समझाऊंगा या वो मेरे से गलती कर रहे हैं तो समझा सकते हैं? मतलब कि ये तो नहीं कि अगर उन्होंने इतना कुछ किया तो गलती नहीं कर सकते। आप हमेशा एहतशाम साहब याद रखिएगा, जब भी जर्नलिस्ट ने जब भी हमें खुश करने के लिए कि बताओ क्या हालात हैं, सारे पूछते थे। अच्छा, और जब जो ही प्राइम मिनिस्टर साहब ये पूछते थे? नहीं, जो सारे जो भी जिससे मिलता था हालात कैसे हैं, क्या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, और जब जो ही निकलते थे तो हंसते थे। देखो यार, हम उल्लू बनना बंद हो गए अब भाई। जब आपने इतने वोट लिए 1.5 करोड़, मुझे तो 1.5 लाख कोई नहीं वोट देता। बात वही जो आपकी पुरानी बात आ रही है कि ये सारे जो कौडू हैं जिनको हमने एक अरसे तक पाला, ज्योंकि जो हमारे साथ चिमटी हुई हैं, इन्होंने सारा कुछ कभी खुद कोई मुझे बता, यानी ये इस सबसे बड़ा इसमें ये होता है कि ये अभी फिर गरीब आदमी की रोटी का मसला कौन हल नहीं, अब ये गरीब आदमी की रोटी का ये गरीब एक मैं माजरत के साथ चाहता हूँ, ये कौम जो कफन और कब्र बेच देती है, इस कौम को कहती है हमें ईमानदार लीडर मिलेगा, इस कौम को ईमानदार आदमी मिलेगा। नहीं है कि इसे रोटी नहीं हक जो रोटी मिले, दो नहीं हक, क्यों एक बिरयानी की प्लेट, एक कीमे वाला नान, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। कितना लुट गए, आज भी वो बाहर निकले पीछे खड़े होते हैं, पीछे खड़े होते हैं। नंबर 2, इस कौम का ये तो हक है ना, मैं आपको बताऊं ना, आइन में जो बुनियादी आइन छोड़ दें, मेरी बात तो सुन, ये निजाम बदबूदार, प्लीज निसाबी किताबी ना करें, निसाबी किताबी ना करें। आइन में जो लिखा हुआ है कि रोटी का आइन में तो तालीम सेहत, क्या इस कौम का हक नहीं है कि उसको वो मिले? क्यों नहीं मिला आपको 40 साल में? तो अब इमरान खान को वोट दिया ना, उसने कहा था मैं दूंगा ना। 22 महीने हो गए, इतने बेसब्रे क्यों होती हैं? 40 साल कितना और इंतजार कर? मैं ये नहीं कहता कि कोई मुझे उम्मीद दिला रहा है। होप, मैं इमरान खान से एक सिर्फ मुझे गिला, अगर इमरान नाकाम हो गया, होप नाकाम। अच्छा, जो कौम अंतड़ियों का घी जो बनाती है, जरदारी साहब बनाते हैं। ये जिससे ज़ैनब महफूज नहीं, वो जरदारी साहब है। और अगले दिन मैं यार वो चौथी मरतबा सारों को तो ना रगड़ा, चौथी मरतबा सारे सब अक्सरियत भाईजान, अक्सरियत मिलावट करती है। 2 नंबर है, मस्जिदों में बाजमात नमाज पढ़ती है और आके ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है। वो मैं हर मरतबा बात शुरू करता हूँ, भूल जाता हूँ। लेकिन हमें बताया गया था कि ऊपर अच्छा लीडर आएगा, नीचे सब नहीं होगा, फेल हो गया ना। पिछले प्रोग्राम में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, वो फार्मूला फेल हो गया। कोई ऊपर अच्छा लीडर नहीं आएगा, नीचे 90 दिन में कोई करप्शन नहीं आएगी। या फिर उन बोलने वालों को खुद नहीं पता था कि सही है या गलत। 90% नारे, वादे, दावों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मंशूरों का कब्रिस्तान है पाकिस्तान। आपको पहले नहीं पता चला? ये नारों का, मंशूरों का नहीं पता चला। जब आप इमरान खान समझते थे कि यही मैं आज भी मायूस नहीं हूं, लेकिन ये नहीं कर सकते इस टीम के साथ। अच्छा, आखिरी बात तो सुन लेना, वो जो मैं मौसम वो जो ये कौम का आप कहते हैं, वो एक दुम्बा लेके आया, उस पर एल्फी से उन्होंने मोटी वो खाल लगाई हुई थी, और वो नीचे से उतारा है तो नीचे से मुझसे भी पतला मरियल सा दुम्बा निकला है। ये हाल है इस कौम का। इस कौम को आप कहते हैं, कौमें होती हैं जिन्होंने फ्रांस में किया था, कोई रहनुमा नहीं था, लबनान में किया था जिन्होंने बाहर निकले थे, लंदन में देखें जिन्होंने बाहर मजबूर कर देती हैं। कभी निकले हैं ये चाय का कप पकड़ा हुआ इनकलाब चाहते हैं, और इनकलाब भी मेरे घर ना आए, मेरी दुकान मिलावट ज़दा। अयूब खान आया था, नाला लई में सारों ने मिलावट ज़दा चीज़ें फेंक दी थी। ये है इस कौम में कोई करंट नहीं रह गया। ये मरियल आपने कंक्लूड करना है। बेसिकली ये है कि बात महंगाई की थी। महंगाई देखें, मुख्तलिफ मुल्कों में
प्रॉब्लम्स आती हैं जब आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है चीज़ों को ताकि आम आदमी जो है, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी या मिडिल क्लास, उसको आपने सर्वाइव करवाना है। अब हुआ ये कि आपने सारी सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी, प्राइस हाइक आपने आसमान पे ले गए, 200% तक चीज़ों की आपने प्राइस बढ़ा दी, लेकिन पब्लिक की इनकम आपने नहीं बढ़ाई। इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक आपने नहीं बढ़ाई। आप महंगाई के साथ 5-10% लोगों को इंसेंटिव देते हैं। अब आप देखिए पेट्रोल के प्राइस जो 25 रुपये बढ़ाए, उस पर 30 रुपये लेवीज़ है और 14 रुपये टैक्स है, 44 रुपीज़। आप उसमें 10 रुपये कम कर देते। अगर आपकी सोच हो कि आवाम को कोई बेनिफिट या सहूलत देनी है, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, ये कोरोना वायरस की वजह से लोगों का मकसद ये कि अगर हुक्मरान के जहन में ये हो कि मैंने कोई बेनिफिट नहीं देना, तो आवाम का बुरा हाल है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिन इससे ज़्यादा सख्त होंगे। और हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है, सवाल मोहसिन भाई से जी बताइए। सॉरी माजरत चाहता हूं। सवाल ये है मोहसिन भाई, ये भूखा नंगा मुल्क, कर्जों में जकड़ा मुल्क, ये छोड़ दें किसने कर्जे लिए, मैं इस तरफ नहीं जाता। कर्जों का सूद देना मुश्किल। आपका बजट बनाने वाला IMF, आपका बजट IMF आपको तनख्वाहें नहीं बढ़ाने देता, आपको मैं क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, IMF ने हम पे कंडीशन नहीं लगाई। हफीज़ शेख साहब खुद IMF के पास गए कि आप अपनी तरफ से कंडीशन लगाएं कि सैलरीज नहीं बढ़ेंगी। वो लेडी कहती रही इस्लामाबाद में जो है, उन्होंने कहा ये हमारी डिमांड नहीं है। गवर्नमेंट में कुछ लोग मिले हुए हैं, खान साहब को ये नज़र नहीं आ रहा कि उनके अंडर जो गवर्नेंस है उसका ये हाल है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मकसद ये है कि जब आप लोअर मिडिल क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, ये अमीर और गरीब में इतना गैप बढ़ जाएगा। ये फिर दो क्लासेस रह जाएंगी, एक अपर क्लास और एक वर्किंग जो क्लास। आप मिडिल क्लास किसको कहते हैं अमीरुद्दीन? जो शॉक ऑब्जर्वर है, जो शॉक ऑब्जर्वर है, अमीर और गरीब को लड़ने नहीं देता, ये मिडिल क्लास है जो मुल्क चलाती है। मैं आपने खत्म कर दिया। मैंने इस बारे में अक्सर सोचा है, आपने बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया। मैं मिडिल क्लास उसको कहता हूँ जो हर वक्त इस कश्मकश में है कि किसी तरह मैं कहीं वर्किंग क्लास में ना चला जाऊँ। यस, ये मिडिल क्लास। और पता है देखिए, बच रही है कि मैं वर्किंग क्लास में ना। मकसद ये है कि आपने जुल्म ये किया है कि आप उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको पॉवर्टी लाइन से नीचे लेके जा रहे हैं। देखिए, अभी काजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, भूख जो है ना वो सारी मोरालिटीज़ को ख़त्म कर देती है। भूखा आदमी के नज़दीक कोई मॉरल कंडीशंस नहीं होती, या वो आपको मारेगा या अपनी इज्जत बेचेगा, दो ही रास्ते हैं उसके पास। ये मैं माशरे को उस तरफ जाता देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म रहा। आप मुल्कों को कुछ नहीं होता, लेकिन मुल्कों में रहने की कंडीशन नहीं रहती। मुख्तसरन मुझे बता दें, आपने ये जो कहा कि आप माशरे को उस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, इसको किसी तरीके से रोका जा सकता है? इमरान खान से कोई उम्मीद है? देखिए, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं। फिर किससे उम्मीद है? आई डोंट नो, ये लीडरलेस कंट्री है, इसमें लीडर हमें मिला ही नहीं। ये रुकेगा कैसे? देखिए, मुझे नहीं पता ये कैसे रुकेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस मुल्क को लीडर मिला होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। हमने और पूरी कौम ने इमरान खान साहब को लीडर समझ के सर हम वोट दिया। भुट्टो साहब को लीडर बना देते हैं, कभी खान साहब को लीडर बना देते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब को लीडर बना देते हैं, कभी जरदारी साहब को लीडर बना देते हैं, कभी बेनजीर साहब को लीडर बना देते हैं। लीडर तो बड़े आए, इदारे नहीं बने। नहीं, अदारे भी बने थे, अदारे बने, उनका हाल देख लें। बदतरीन आमर मुशर्रफ 8 अरब पड़े हुए थे स्टील मिल में, प्रॉफिट में चल रही थी। फिर जमहूरियत आ गई और आपने 60 की दिहाई के बाद आपने कोई डैम नहीं बनाया, फिर जमहूरियत आ गई। और जमहूरियत भी कैसे आई? मोहतरमा फातिमा जनाब मादर मिल्लत अयूब के मार्शल को वेलकम किया। ज़िया साहब से मुर्तज़ा की बेनज़ीर भुट्टो से लड़ाई क्यों थी कि तुम क्यों ज़िया से बात करी, बातचीत करके वापस आई और जुनेजो की बरतरफी को वेलकम स्टील मिल बनाई भी भुट्टो साहब ने। हाँ, नहीं, एटमी बम भी भुट्टो साहब ने शुरू किया। 2008 में वो क्रेडिट क्रंच आया था वो पूरी दुनिया में, उसकी वजह से खैर जी। साहब मैं एक मिनट इंटरवेंशन करना सर प्लीज, एक मिनट इंटरवेंशन करना चाहता हूँ। जरूर इजाजत देखें, हमने ये जो ढोंग रचा रखा है ना डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का, इस पर मुझे जरा बात करने दें। देखें, निज़ाम एक ही रहता है, ज़ियाउल हक के होते हुए भी, बेनज़ीर भुट्टो के होते हुए भी, नवाज शरीफ के भी होते हुए। निज़ाम माशी होता है। जमहूरियतें कई आई और गई, यूनान में भी एक जमहूरियत थी। वो ये फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। जो डिक्टेटरशिप ऑफ द बिग बिजनेस है वो कंटिन्यू करती है। ये कभी वर्दी के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी शेरवानी के पीछे खड़े हो जाते हैं। एक डिक्टेटरशिप कंटिन्यू करती है।
कहां है रेगुलेटरी रजीम? SCCP कहां है? कहां है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? तुमने कहा था तुम यहां सरमायादारी राइज करोगे और उसकी एक रेगुलेटरी रजीम होगी। आज सारी रेगुलेटरी रजीम तुम्हारे सरमायादारों की गोद में बैठ के उनके तलवे चाट रही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कायद साहब, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। भट्टी साहब आपको बहुत शुक्रिया, मोहसिन बेग साहब आपको बहुत शुक्रिया। आखिर में बड़ी जबरदस्त बात की कायद साहब ने, उन्होंने कहा कि चाहे डिक्टेटरशिप थी, चाहे डेमोक्रेसी थी इस मुल्क में, लेकिन जो सिस्टम था, जो निज़ाम था, वो नहीं तब्दील हुआ। जब हम इस निज़ाम को तब्दील करेंगे तो फिर तब्दीली आएगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।